Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज का जो टॉपिक है, अगर वही आप 10 सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उस टॉपिक को समझना। वो टॉपिक मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पर नहीं मैंने लिखा है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को थोड़ा अच्छे से समझो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि या फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगा आगे की डेफिनेशन जो टॉपिक है हमारा और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है प्लीज़ पास द सॉल्ट। तो हमें फोकस किन चीज़ों पे करना है जिसमें आप चीज़ों के बारे में ट्रू फॉल्स बता सको या फिर यस और नो बता सको। हमें इन सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, वही हमारा मेन अट्रैक्शन है आज की वीडियो का, वहीं से हमारा आगे का टॉपिक फिर बढ़ेगा। लाइक प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो इसमें इसके लिए हम ट्रू फॉल्स या यस और नो नहीं बता सकते, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ये कमांड टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि है भी या कि नहीं, बट एटलीस्ट ट्रू या फॉल्स ही तो होगा, तो ये ट्रू फॉल्स कैटेगरी में आ गया। ठीक है, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। तो ये एक्सक्लेमेशन है, तो ये हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हम ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, इसमें आप एक बस अपनी फीलिंग बता रहे हो। इज़ द लाइब्रेरी ओपन ऑन संडे, ये इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी आप यस नो या ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते। अब 7 + 5 = 10, अब ये गलत है मानता हूँ, लेकिन आप ट्रू फॉल्स बता पा रहे हो उसमें। ठीक है, सही गलत बता पा रहे हो, यस नो बता पा रहे हो, तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट है। मतलब आप कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर चीज़ जो कर रहे हो वो सही है या गलत है वो हम बाद में देख लेंगे। सो गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग नाउ, अगेन एक तरह का कमांड हो गया। ऑल कैट्स आर मैमल्स, अब आपको मान लो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट कैट्स मैमल्स होती हैं कि नहीं होती, बट एटलीस्ट आपको पता है ना ये ट्रू फॉल्स कैटेगरी में जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा इंटरेस्ट है इस सेंटेंस में। ये डिक्लेयर कर रहे हो आप बोल के कुछ डिक्लेयर कर रहे हो सकता है गलत डिक्लेयर कर रहे हो या सही डिक्लेयर कर रहे हो। तो इसमें एक चीज़ ये वर्ड आ गया डिक्लेयर करना, कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन सही गलत यस नो आ रहा है तो इसका मतलब यस, हमारा इंटरेस्ट उस सेंटेंसेस में है। वाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड, सो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट अ टोटल मैस, सो ये एक्सक्लेमेशन आ गया। टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, अब आपको ये नहीं पता कि टोक्यो क्या एक्चुअल में जापान की कैपिटल है, बट यस और नो तो बता सकते हो ना कि यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यस। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ गए, जैसे कि ये आ गया 1 2 3 4। तो जहाँ पे भी हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हमारा वहीं पर इंटरेस्ट है, जो आज का टॉपिक है हमारा। तो आगे की स्लाइड्स में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अपने टॉपिक को। सो जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। दैट इज अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट, मतलब वो एक फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है, वो सही है या गलत है वो डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। तो क्या आगे लिखा है, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन ट्रू और फॉल्स होना उसका ज़रूरी है, तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं मैंने। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कुछ 8 एग्जाम्पल्स हैं, लाइक 2 + 3 = 5, तो ये ट्रू है। 7 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, ट्रू। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x + 2 = 3। तो इस सेंटेंस को अच्छे से देख लेना, आगे एक सेंटेंस और आएगा वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बोला है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे x + 2 = 3 हो जाएगा। तो यस, ऐसा हो सकता है, x की वैल्यू अगर 1 ले लो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी ट्रू है। अब फॉल्स भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि प्रोपोजिशन नहीं रहेगा, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अभी तक तो सारे ट्रू ही आ रहे हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, ये भी ट्रू है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल मैमल्स हैव लंग्स। तो आप इनके बारे में ट्रू फॉल्सिटी बता सकते हो। अगर किसी के बारे में ट्रू या फॉल्सिटी आप बता पा रहे हो तो इसका मतलब कि वो प्रोपोजिशन है। अब नॉन प्रोपोजिशन पे आ जाते हैं। x + 2 = 3, तो मैंने आपको बोला था ना, इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में, क्योंकि एक जगह आप बोलो एक नंबर एग्जिस्ट करता है, जहाँ जो 4 पॉइंट था, आपका एक नंबर एग्जिस्ट करता है x, जिसके लिए x + 2 3 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, x को 1 के इक्वल ना लूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये दोनों कैटेगरी में लाई कर जाएगा, क्योंकि x की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए नॉन प्रोपोजिशन है ये। ठीक है, y = 10, y की वैल्यू, y के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो y > 10 आप बोल रहे हो, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, नॉन प्रोपोजिशन। n इज़ एन इवन नंबर, n के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ये नॉन प्रोपोजिशन है।
सॉल्व x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये तो एक कमांड हो गई एक तरह की, सॉल्व करने को बोला जा रहा है, तो ये भी एक नॉन प्रोपोजिशन के केस में आ जाएगा। क्लोज द विंडो, क्योंकि हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप ये चीज़ें याद रखना, ट्रू फॉल्स, जस्ट नो एंड डिक्लेयर, ये 3 चीज़ें बस याद रखो, वहीं पे प्रोपोजिशन बनेगा, अदरवाइज प्रोपोजिशन नहीं बनेगा। क्लोज द डोर, ये भी नहीं होगा। हाउ आर यू क्वेश्चन आ गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एक्सक्लेमेशन एंड प्लीज सबमिट द असाइनमेंट ऑर्डर आ गया, या कमांड टाइप आ गया, तो ये भी एक नॉन प्रोपोजिशन का केस है। सो इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, मतलब जो जिस फील्ड में आप लॉजिक्स को स्टडी करते हो उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल कैलकुलस भी बोलते हैं। वी यूज़ द लेटर पी क्यू आर एस, मतलब अगर कोई चीज़ प्रोपोजिशन है, कोई एक स्टेटमेंट है बहुत बड़ा सा, उसको हम किसी लेटर पी से, क्यू से, आर से, एस से, इस तरह के लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उस सेंटेंस को पूरे को आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोटे छोटे वेरिएबल्स में डिनोट कर सकते हो, और उसी को फिर आगे यूज़ करके हम बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में चीज़ों को लिख सकते हैं। वो प्रोपोजिशन है, उसको हम बहुत छोटे छोटे वेरिएबल का यूज़ करके बना सकते हैं। सो टू डिनोट प्रोपोजिशनल वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो हमारी प्रोपोजिशन है हम उनको वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम पी क्यू आर एस ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। तो किसी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। आप कभी भी ये मत समझना ट्रुथ वैल्यू की बात हो रही है तो सिर्फ ट्रू की बात हो रही है। ट्रुथ वैल्यू मतलब उस प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ट्रू निकल के आ रही है, क्योंकि वो एक फैक्ट है ना। कुछ फैक्ट आप डिक्लेयर कर रहे हो, अब वो फैक्ट या तो गलत डिक्लेयर कर रहे होगे या सही डिक्लेयर कर रहे होगे। अगर वो फैक्ट सही डिक्लेयर कर रहे होगे तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर गलत डिक्लेयर कर रहे होगे तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी लिखा गया ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन टेल अस whether the statement is true or false. Every proposition must have exactly one truth value, either true or false, but not both, ठीक है। एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, तो इस स्टेटमेंट की, इस प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है, टी है। ट्रुथ को ट्रू को मतलब टी से डिनोट करा जा रहा है, और फॉल्स को एफ से, कैपिटल एफ से। 7 इज एन इवन नंबर, तो ये गलत है, लेकिन तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या बन गई, फॉल्स बन गई, तो ये ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ रही है। द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई। तो इस तरह से होता है ट्रुथ वैल्यू का मतलब कि आपकी जो किसी भी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल वर्सेस कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो सिंपल का मतलब है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन होगी, ठीक है। अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्टेटमेंट्स, मतलब कोई स्टेटमेंट दे रखा है डिक्लेरेटिव, उसको आप और ज़्यादा ब्रेक फर्दर नहीं कर सकते हो, तो वो सिंपल प्रोपोजिशन के केस में आएगा। लाइक 7 इज अ प्राइम नंबर, इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हो। 2 + 3 = 6, तो ये आपके सिंपल प्रोपोजिशंस का आ गए। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन अ स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग सिंपल प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब हम क्या करें सिंपल वर्ड्स में, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जब दो रियल लाइफ में आप दो स्टेटमेंट बोलो, लाइक आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम अ प्रोफेसर, आई टीच मैथमेटिक्स, तो मैं क्या बोलूँ, 3 सेंटेंसेस मैंने बोले, तो 3 सेंटेंसेस मैंने बोले जो, तो वो उनको किस तरह से कनेक्ट करूँगा मैं, ऑब्वियसली एंड से कनेक्ट करूँगा उनको। आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम अ प्रोफेसर एंड आई टीच मैथमेटिक्स, तो इस तरह से हम क्या करें, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, या तो मैं और से कनेक्ट करता हूँ, एंड से कनेक्ट करता हूँ, तो ये कनेक्टिव्स कहलाते हैं। इस तरह से हम प्रोपोजिशन को, जब हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, पी प्रोपोजिशन है, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कनेक्टिव से, एंड से, तो उनको दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करके मैंने एक नई प्रोपोजिशन बना दी, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन होंगी। मतलब आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, दो प्रोपोजिशन एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसमें से आप एक प्रोपोजिशन अलग निकाल लोगे, एक प्रोपोजिशन अलग निकाल लोगे। इस तरह से जितनी भी प्रोपोजिशन निकलनी, जरूरी नहीं दो ही हो, तीन प्रोपोजिशन को मिलाकर भी एक नई प्रोपोजिशन बना सकते हो, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल आ जाता है, उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। लाइक 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 + 3 = 6 बोल दिया। अब वो गलत है सही है, वो हमारा लिए यहाँ पे मेन कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि वो दो कनेक्ट हो रहे हैं, तो एंड के थ्रू दो प्रोपोजिशन यहाँ कनेक्ट हो रही हैं, तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन हो गई। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द रोड इज़ वेट, तो यहाँ पे अगेन ये कनेक्ट हो रही है इफ़ और देन वाले सेंटेंस के थ्रू, है ना। इफ़ ये होगा तो देन ये होगा, तो दो प्रोपोजिशन आपस में कनेक्ट हो गई इफ़ देन करके, तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास जो मैं आपको कनेक्ट करने की बात कर रहा था कि दो प्रोपोजिशन कनेक्ट कर सकते हो आप, तो जो कनेक्टिव्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं।
वो टोटल मेनली 6 हैं आपके, जो मैं अपनी वीडियोस में कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला कनेक्टिव है निगेशन। ठीक है, हम आगे डिटेल में एक चीज़ पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आप अभी मैं बस आपको एक पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ कि ये होते कौन कौन से हैं, जो हम स्टडी करेंगे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो निगेशन हो गया। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब है एंड। डिसजंक्शन का मतलब है और। एक्सक्लूसिव, आइदर पी और क्यू बट नॉट बोथ, मतलब दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। कंडीशनल, इफ देन क्यू, इफ पी देन क्यू, इस तरह से है ये। बाय कंडीशनल, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो ये कुछ है हमारे कनेक्टिव, जो दो प्रोपोजिशन या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को आपस में क्लब करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इनको हम आगे स्टडी करेंगे और अच्छे से डीप में। सो हमारी फर्स्ट प्रोपोजिशन है निगेशन। सो निगेशन क्या करता है, जो भी आपके पास प्रोपोजिशन है उसको उसका निगेट कर देता है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन पी इज रिटेन एज निगेशन पी। मतलब अगर कोई प्रोपोजिशन है तो उसको निगेशन कैसे दिखाया जाएगा, इस तरह से सिंबल बना के निगेशन पी। कुछ कुछ बुक्स में निगेशन पी इस तरह से भी दिखाते हैं, या फिर माइनस लगा दो। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, निगेशन सिंपली रिवर्स द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। मतलब कि अगर किसी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो निगेशन लगने से क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। अगर किसी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना, रिवर्स हो जाएगी। सो एग्जाम्पल, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका ये ट्रू है, मतलब 7 इज अ प्राइम नंबर है। अब इसका निगेशन बनाया हमने, तो निगेशन क्या बनाया, 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। सिंपल, बस उसका निगेट कर देना है आपको। सो ट्रुथ टेबल मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ट्रुथ टेबल और डिटेल में एक्चुअल में ट्रुथ टेबल क्या होती है। बट अभी यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ लो कि अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है पी, तो पी की क्या क्या ट्रुथ वैल्यूज हो सकती हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, बस दो ही तो हो सकती हैं। या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसका निगेशन क्या क्या हो सकता है, अगर ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। तो हमने हमारे सारे तरह की केसेस डिस्कस कर लिए। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल में किसी प्रोपोजिशन के सारे केसेस जो बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक प्रोपोजिशन थी हमारे पास सिर्फ एक, तो उसके केस में सिर्फ दो ही तो ट्रुथ वैल्यूज आएंगी। अगर बड़ी प्रोपोजिशन होगी इसमें बहुत सारी जुड़ी हुई होंगी तो वहाँ पे और ज़्यादा केसेस आएंगे, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। इवन मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा ट्रुथ टेबल पे, वो भी हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। सो कंजंक्शन मतलब एंड, या फिर अगर आप सेट थ्योरी पढ़ के आए हो, सेट थ्योरी अगर आप जानते हो, मतलब जो सेट्स में हम देते हैं इंटरसेक्शन, किसी दो सेट का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो एंड, यहाँ पे वो एंड है, मतलब ए से भी हो बी से भी हो। तो यहाँ पे कंजंक्शन एंड के लिए यूज हो रहा है। अ कंजंक्शन इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म बाय जॉइनिंग टू प्रोपोजिशंस यूजिंग द वर्ड एंड। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्यों बनी, क्योंकि दो प्रोपोजिशन को जोड़ के ही बनाया जा रहा है यूजिंग द कंजंक्शन। सो इफ पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन देन देयर कंजंक्शन इज रिटन एज पी एंड क्यू। इस तरह से लिखा जाता है, पी एंड क्यू। तो ए फॉर एंड होता है, तो उस तरह से आप याद कर लो, ए फॉर एंड। ठीक है, तो ये ए सिंबल आएगा। फिर आगे और भी आएगा, तो और से आप कन्फ्यूज आएगा, तो और के लिए ये वी यूज होता है। तो ए फॉर याद रख लो, ए फॉर एंड, तो ए आएगा कैपिटल ए। एग्जाम्पल, पी कोई आपके पास प्रोपोजिशन है 7 इज अ प्राइम नंबर, क्यू अनदर प्रोपोजिशन है 10 इज एन इवन नंबर। सो इनका हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया कंजंक्शन लगा के, तो क्या बना है, 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 10 इज एन इवन नंबर। तो हमने यहाँ कंजंक्शन यूज़ करा है, जो हम रियल लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो ये कंजंक्शन है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, 7 प्राइम भी हो रहा है और 10 इज एन इवन नंबर भी, दोनों हो रही हैं। सिंस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो पी एंड क्यू इज ट्रू। ठीक है, ऑब्वियसली पी एंड क्यू ट्रू ही होगा अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लाइक इफ इट इज रेनिंग, क्यू है आपका इट इज कोल्ड। दो दो आपने बना ली जोड़ के इनको, दो पी एंड क्यू, तो इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। अब इसकी देखो ट्रूथ टेबल। अब आप देखोगे ट्रूथ टेबल में हमने सारे केसेस लिए, आपके पास आपके पास प्रोपोजिशन थी, उनको जोड़ के आपने नई प्रोपोजिशन बनाई थी पी एंड क्यू कंजंक्शन यूज करके। ठीक है, कंजंक्शन। अब उसमें क्या होगा, या तो पी ट्रू वैल्यू लेगा, तो उसमें टी को फिक्स कर दिया, पी की टी वैल्यू फिक्स कर दी, तो क्यू क्या हो सकता है, तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। फिर पी को हमने फॉल्स ले लिया, अब उस केस में क्यू या तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अब इसके अलावा मुझे आप बताओ देखकर, क्या कोई और केस एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा और कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहाँ पे
ऐसा आप कोई केस बना लो जो इसमें चारों में से ना आ रहा हो, है ना। अगर आपने टी ले लिया तो टी भी यहाँ डिस्कस हो चुका है, आपने एफ ले लिया तो एफ भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। टी एफ या एफ टी, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो इसका रूल होता है जितनी भी आपके पास प्रोपोजिशन है, इसमें पी और क्यू दो प्रोपोजिशन दी तो 2 की पावर 2 कर दो बस, तो 4 टोटल नंबर ऑफ केस बनेंगे 4, जो कि मैं आगे की वीडियो में डिस्कस भी करूँगा। तो इसके 4 केस बने। अब आपको लेना है, एक्चुअल में आपको ये सीखना है कि पी एंड क्यू क्या होता है। पी एंड क्यू मतलब पी एंड क्यू दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू हो सकता है। ये तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू है, क्योंकि एंड जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक पाइथन हो गया, C++, तो लिखा है मतलब आपके आगे इफ़ पी एंड क्यू देन जो भी आगे स्टेटमेंट है, मतलब पी भी ट्रू होना चाहिए, क्यू भी ट्रू होना चाहिए, तभी आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो एल्स के आगे लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पी एंड क्यू वाले केस में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स हो गया, लाइक इधर देखो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, तो उनका कंजंक्शन जो बनेगा फाइनल वो एफ फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया पी, तो यहाँ ये उनका कंजंक्शन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं, तो इस केस में ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो जब भी एक भी फॉल्स हो रहा है या दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो पी कंजंक्शन क्यू फॉल्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक केस में ट्रू आएगा जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही केस में ट्रू आता है ये, जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं। तो ये आपका कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल है। सो अगर आपको कंजंक्शन समझ आ गया तो डिसजंक्शन भी इजीली समझ आएगा। डिसजंक्शन इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म बाय जॉइनिंग टू प्रोपोजिशन यूजिंग द वर्ड और। तो यहाँ पे और वर्ड यूज होता है और सिंबल होता है वी, ये वाला पी और क्यू। तो पी और क्यू ट्रू कब होते हैं? जब कोई दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए। ये तो होता है, हम दो स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ़ एक स्टेटमेंट आपका पी है, फिर बीच में और लिखा और फिर क्यू है, देन प्रिंट कर देगा, एल्स या अदरवाइज ये एल्स के बाद वाला प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, तो हमारा ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई। सो इफ पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन देन देयर कंजंक्शन इज रिटन एज पी और क्यू, इट इज़ रीड एज पी और क्यू। सो मैथमेटिकल एग्जाम्पल देख लो उसका, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 10 इज़ एन ऑड नंबर। अब हमारे पास ये क्लियरली पता है कि 7 प्राइम नंबर होता है, यस। 10 यहाँ के ऑड नंबर नहीं होता, ये तो फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये ट्रू हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो आपकी डिसजंक्शन है, ये जो आपकी दो प्रोपोजिशन को मिला के और वर्ड यूज़ करके ये जो बनाया गया है, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका ओवरऑल ट्रू हो गया, क्योंकि इनमें से एक तो ट्रू है ना, तो इसलिए ये ट्रू माना जाएगा, पी और क्यू को ट्रू माना जाएगा। अब इसकी आप ट्रुथ टेबल देख लो। ट्रुथ टेबल में वही हमने क्या करा, टी लिया यहाँ पे पी को और एफ लिया, और यहाँ पे टी एफ कर लिया। तो चारों केस बन गए इसमें, क्योंकि दो ही प्रोपोजिशन है, पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 केसेस आएंगे टोटल। अब देखो इसमें ये एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू आंसर दे रहा है आपको, दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू आया तो ये फाइनल आंसर ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया तो यहाँ फाइनल आंसर ट्रू आया, यहाँ दोनों ट्रू थे तो फाइनल आंसर ट्रू। तो ये फॉल्स कब होगा? तो इसको याद करने का इजी तरीका है, जब दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स है। और आपका जो कंजंक्शन होता था पी एंड क्यू, वो कब ट्रू होता था? जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होता था वो। और ये फॉल्स और वाला मतलब डिसजंक्शन फॉल्स कब होगा? जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। तो ये इसको याद करने का तरीका है, बाकी केसेस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं इसको। तो क्या मतलब इसका? द एक्सक्लूसिव और इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म यूजिंग द कनेक्टिव आइदर और, मीनिंग वन स्टेटमेंट इज ट्रू बट नॉट बोथ। मतलब कि इसको याद करने का तरीका इजीली ये समझ लो, एग्जैक्टली वन ट्रू होना चाहिए, एग्जैक्टली वन इज ट्रू देन पी एक्सक्लूसिव क्यू इज ट्रू, ठीक है। ये याद करने का तरीका है इसको बस, कि दोनों में से अगर कोई सा भी एक भी ट्रू है तो क्या होगा, जो आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन है पी एक्सक्लूसिव क्यू वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं? पी एक्सक्लूसिव और क्यू, या फिर आइदर पी और क्यू बट नॉट बोथ। आइदर पी और क्यू बट नॉट बोथ ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसको देख लेना अच्छे से। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ये कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है।
मीनिंग क्या है इसका? द स्टेटमेंट P एक्सक्लूसिव Q इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P और Q इज ट्रू, जो कि मैंने अभी आपको बताया था साइड में लिख के। फॉल्स व्हेन बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों के दोनों P एंड Q फॉल्स हैं या ट्रू हैं तो जो उनका फाइनल आंसर बनेगा, जो मैं ट्रुथ टेबल से भी समझाऊंगा, ये फॉल्स ही बनेगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, एक एग्जैक्टली वन ट्रू है, तभी ट्रू होगा ये। ठीक है, एग्जैक्टली वन ट्रू है, नॉट बोथ आ गया। नॉट बोथ का मतलब कि दोनों एक साथ ट्रू या दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल 7 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है, और 10 इज एन ऑड नंबर, ये फॉल्स है। तो ये आपका ओवरऑल क्या है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन तो ट्रू हो ही रहा है ना, जो कि हमने अभी ऊपर सीखा। अगर एग्जैक्टली वन ट्रू हो रहा है तभी ट्रू होगा, ये याद रखना। एग्जैक्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली वन ट्रू होना चाहिए। लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल, द स्विच इज आइदर ऑन और ऑफ। स्विच या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। या तो दोनों दोनों होता ही नहीं कुछ स्विच में, ठीक है ना, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन ऑफ एक साथ नहीं हो सकता, या इसके अलावा तो और कोई केस बनता ही। तो ये एक्सक्लूसिव को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो घर में स्विचेस यूज़ करते हो आप। ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और। तो पहले तो हमने केस बना लिए, ट्रू टू ले लिया, फॉल्स फॉल्स ले लिया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ले लिया। इसको बनाने का तरीका यही है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी एग्जैक्टली एक ट्रू होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक ही ट्रू हो रहा है, तो फाइनल आंसर आपका ट्रू आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो फॉल्स फिर ट्रू, एग्जैक्टली एक ही ट्रू हो रहा है तो फाइनल आंसर ट्रू हो गया। तो इन दोनों केस में ट्रू आ गया। अब फॉल्स कब हो रहा है, जब दोनों के दोनों ट्रू हो गए तो फॉल्स आंसर आ रहा है यहाँ पे फाइनल। और जब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तब भी फॉल्स आ रहा है, जो कि हमने ऊपर स्टेटमेंट में थ्योरी में बोला था। जो आपकी ये दो लाइन लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P और Q इज ट्रू, फॉल्स व्हेन बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। ठीक है, यहीं से हमने उसको ट्रुथ टेबल में लिया है। नेक्स्ट कंडीशनल। कंडीशनल में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉल्स ट्रू बनता है ना आखिरी में, वो बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है कि भाई ये कैसे हो रहा है ट्रू। एक ही केस में फॉल्स होता है, ये बाकी सब जगह ट्रू होता है, और वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। So conditional proposition is a compound statement formed using the words if P then Q, जो कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ भी करते हो। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल जब आप कुछ बनाते हो कंडीशन दे देकर, तब ये यूज़ होता है बहुत। तो इसका सिंबल है इम्प्लीकेशन का, मतलब इम्प्लाई, P इम्प्लाई Q ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ रीड एज इफ P then Q। मैथमेटिकली अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, द नंबर इज इवन। तो क्या हो रहा है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर होगा। तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर P हो रहा है तो Q होगा ही होगा। क्लियर, अगर P हो रहा है तो Q होगा ही होगा, तो ये ट्रू तभी माना जाएगा। मतलब P का इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो आप उसको ट्रू बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे भी बोला जाता है कि P इज सफिशिएंट फॉर Q, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब P जो है वो सफिशिएंट है Q के होने के लिए। मतलब अगर P हो गया तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि हाँ Q भी होगा। इसको सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा। होता है हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। तो अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो कॉन्टीन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर डिफरेंशिएबल हो गया और कंटिन्यूस नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये तो ट्रू था आपका स्टेटमेंट। डिफरेंशिएबल हो रहा है तो कंटिन्यूस भी हो रहा है, बट डिफरेंशिएबल हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स हो गया ना। आप कुछ कह ही नहीं सकते। अब सिंपल है ना, अगर कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो उसका होना बनता ही है, बट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ पे उसको कंटिन्यूस फंक्शन को नहीं लिया था। तो ये आपका ओवरऑल स्टेटमेंट का मतलब है P इम्प्लाइज Q, जो पूरा का पूरा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो गया। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा तो क्या आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ फिक्स बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो सिर्फ सफिशिएंट है कॉन्टिन्यूटी के लिए, वो नेसेसरी नहीं है। अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सफिशिएंट एंड नेसेसरी, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा।
तो डिफरेंशियबिलिटी जो है ना वो कॉन्टिन्यूटी के लिए सफिशिएंट है, डिफरेंशियबिलिटी इज सफिशिएंट फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल अगर नहीं हो रहा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा तो ये ट्रू माना जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा तो वो ट्रू है भाई, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ ऊपर दोनों केस में हो रहा था, डिफरेंशिएबल हो रहा था तो कंटिन्यूस भी हो रहा था, डिफरेंशिएबल नहीं है इम्प्लाइज कंटिन्यूस हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है भाई, ये भी ट्रू माना जाएगा। क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबिलिटी तो बाद में आती है ना कंटिन्यूटी के। अगर कंटिन्यूटी हो रही है तो भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और कंटिन्यूटी नहीं हो रही तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता फंक्शन, तो ये इसलिए ट्रू माना जाएगा। तो इसमें 3 केसेस आते हैं जो ट्रू बनता है और एक ही केस रहता है जहाँ पे फॉल्स होता है। फॉल्स इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के बाद भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा तो वो ब्लंडर हो गया, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल फैक्ट को डिस्कार्ड कर रहा है। यूनिवर्सल मैथ्स में क्या है, यूनिवर्सल मतलब जनरल केस, जनरल बोलते हैं इसको, जनरल केस, कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इन जनरल वो कंटिन्यूस भी होगा। कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हो जाते हैं जब हम हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं जहाँ पे रूल डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो अलग मैथ्स चलती है, वहाँ पे अलग कंडीशन दे दी जाती हैं, टोपोलॉजी वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं। बट यहाँ पे तो भाई यूनिवर्सल जनरली जो है हमेशा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो आप इसको एक यूनिवर्सल एग्जांपल से लेके चलोगे तो अच्छे से समझ आएगा। जो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना थर्ड एंड फोर्थ केस में, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हो ही नहीं रही तो उसका कंटिन्यूटी भी कोई रोल ही नहीं रहा, कोई असर ही नहीं रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं रहा। तो इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो रहा तो भी आपका ट्रू माना जाएगा, क्योंकि नहीं हो रहा तो ट्रू है ना भाई, कंटिन्यूस फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और हो रहा है तो भी ट्रू बोलोगे उसको के, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का उसके ऊपर कोई असर नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंशिएबल ही नहीं हो रहा फंक्शन, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन हमेशा एक ही केस में फॉल्स आता है, जो कि कब आ रहा है, जब आपका पी स्टेटमेंट ट्रू है और वो जिसको इम्प्लाई कर रहा है वो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट। तो इन्होंने एग्जाम्पल किस तरह से लिया है, इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, इफ देन क्यू बना लिया इसको, ये पी हो गया ये क्यू हो गया। सो स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स ओनली इफ इट इज रेनिंग बट द ग्राउंड इज नॉट वेट। ऑब्वियसली अगर रेनिंग मतलब आपके पास 2 कंडीशन बना के दी गई थी, अगर कि जब भी बारिश होगी तब तक ग्राउंड वेट होगा, बट बारिश होने के बाद भी ग्राउंड वेट नहीं हो रहा, मतलब इधर वाला ट्रू है और इधर वाला फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट जो आपका है वो फॉल्स माना जाएगा, मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका ये फॉल्स हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल जो है इसकी, अगेन 2 स्टेटमेंट आपके पास P एंड Q 2 ही हैं, तो 2 की पावर 2 4 स्टेटमेंट बनेंगे, तो हमने TT FF TF TF इस तरह से ले लिया। सो अगर P ट्रू है Q भी ट्रू है, ये ट्रू माना जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस नहीं है तो ये फॉल्स आ गया इसी केस में। देखो अब यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, तो अब P का Q के ऊपर कोई भी असर नहीं रहा, कोई इफेक्ट नहीं रहा, P ही कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, P खुद फॉल्स होके बैठा है, तो वो Q को क्या कंट्रोल करेगा, क्योंकि कंट्रोल कब हो रहा है, जब P ट्रू है तो वो F को कंट्रोल कर सकता है। अगर P हो रहा है तो F को होना ही होगा, तो ये ट्रू आ गया था। लेकिन ये हो रहा था और ये नहीं हो रहा था Q वाला, तभी फॉल्स आ रहा था बस। अब ये अगर नहीं हो रहा है, F आ रहा है और ये कुछ भी आता रहे, T आए या F आए, तो ये आपका ट्रू केस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला केस नहीं हो रहा, ये F हो रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस में फॉल्स आता है, जब यहाँ ट्रू हो रहा है और यहाँ फॉल्स हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स कैटेगरी में चला जाता है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन इज अ फॉल्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी वाले एग्जांपल से। बाई कंडीशनल का मतलब है
जहाँ P Q को इम्प्लाई कर रहा है, अब यहाँ पे Q भी P को इम्प्लाई करेगा, दोनों साइड से होगा, तो वो दोनों मिलके बन जाते हैं, दोनों साइड एरो आ जाते हैं। बाई कंडीशनल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, P इफ एंड ओनली इफ Q, या इन शॉर्ट इफ एंड ओनली इफ को हम IFF भी लिखते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर P ट्रू होगा तो Q भी ट्रू होगा, और Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। अगर P हो रहा है तो Q हो रहा है, Q हो रहा है तो P हो रहा है। इसका मतलब अगर P नहीं हो रहा तो Q भी नहीं होगा, और अगर Q नहीं हो रहा तो P भी नहीं होगा। P हो रहा है तो Q भी होगा, और Q हो रहा है तो P भी होगा। तो क्या बन के आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? अगर आप ये दो केस बन के आ रहे हैं, मतलब दोनों या तो एक साथ फॉल्स होंगे या दोनों एक साथ ट्रू होंगे, ये है इसका मतलब। P क्योंकि Q को भी इम्प्लाई कर रहा है, और फिर कंजंक्शन लगा लो इसमें, तो Q P को भी इम्प्लाई कर रहा है, तो उसका मतलब दोनों एक साथ या तो ट्रू होंगे या दोनों एक साथ फॉल्स होंगे, ये इसका मतलब है। सो मैथमेटिकली अ नंबर इज इवन, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो अ नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाई 2। क्या ऐसा है? तो ये तो रूल ही होता है, ये तो फंडामेंटल रूल है मैथमेटिक्स में, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट है अ नंबर इज इवन, और दूसरी स्टेटमेंट है नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो पूरी जो वैल्यू बनी इसकी, ट्रुथ वैल्यू इसकी क्या बनी, वो ट्रू बन गई, मतलब टी बन गई। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाए तो दूसरे को भी फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई कंडीशनल की ट्रूथ टेबल बनाओ, कैसे बनेगी, पहले आपने TTFF लिख लिया, TF लिख लिया, ये बस सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का। पहले दो को ट्रू ट्रू ले लिया, दो को फॉल्स फॉल्स, एक को T एक को F, एक को T एक को F। अब क्या हो रहा है देखो, दोनों एक साथ ट्रू हो रहे हैं, या तो तब ट्रू आ रहा है, या फिर दोनों एक साथ फॉल्स हो रहे हैं तब ट्रू आ रहा है। दोनों की ट्रूथ वैल्यू जब सेम होगी, देखा, दोनों की ट्रूथ वैल्यू जब सेम हो रही है तो आंसर ट्रू आ रहा है, और अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू अलग हो रही है तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। आई होप ये आपको याद करने में आसानी होगी, जो मैंने शॉर्टकट रूल्स बताए वो आप जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लेना, नोट्स बना लेना, आपको आसानी हो जाएगी। सो अगर आपको सारी कनेक्टिव्स वगैरह समझ आ गए हैं, प्रोपोजिशन समझ आ गई है, तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको और आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। सो 2 + 5 = 7, क्या ये प्रोपोजिशन है? क्योंकि हम इसकी ट्रू और फॉल्सिटी बता सकते हैं, तो यस ये है, तो प्रोपोजिशन है। और ये क्या ट्रू है? यस ट्रू है। क्या ये सिंपल है, कंपाउंड है? तो ये सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आपने सारी टेबल बना लेनी है। अब 9 इज अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर, लेकिन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ऑब्वियसली, तो फॉल्स लिख लिया। प्रोपोजिशन ये है और ये सिंपल है। देन इट इज़ रेनिंग टुडे, या तो ऑब्वियसली रेन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, दोनों में से तो एक ही चीज़ हो सकती है ना, तो यस ये प्रोपोजिशन है। अब इसमें ट्रू बताओगे या फॉल्स बताओगे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि उस वक्त बारिश हो रही है जब आप जहाँ पे जिस टाइम की बात कर रहे हो, और ये सिंपल में आएगा। x + 3 = 10, तो इसमें x के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो ये प्रोपोजिशन ही नहीं बनेगा, नो। तो इसकी ट्रू फॉल्सिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो आप, और ये भी बात नहीं कर सकते, तो NA लिख दिया। क्लोज द डोर, ये कमांड है तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, NA। देन 7 इज प्राइम एंड 10 इज इवन, 7 तो प्राइम है बट 10 भी इवन है, दोनों के दोनों ट्रू है, तो ये प्रोपोजिशन है, यस और ट्रू है, बट ये कंपाउंड हो गए क्योंकि इसमें दो प्रोपोजिशन आ रही हैं। कौन कौन सी? 7 इज अ प्राइम, और फिर उसे एंड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और फिर 10 इज इवन। देन नेक्स्ट है 5 इज इवन और 3 इज ऑड, तो ये प्रोपोजिशन है क्योंकि आप फॉल्स और ट्रू बता सकते हो, बट ये फॉल्स है क्योंकि 5 इवन नंबर नहीं होता है। और बीच में और आ रहा है, अच्छा बीच में और भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। तो 3 तो ऑड होता है, तो ये ट्रू हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड की बात हो रही थी यहाँ पे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन इट इज इवन, तो ये एक प्रोपोजिशन है।
और ट्रू भी है, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर ही होगा। और ये इफ़ देन है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि कनेक्टिव से कनेक्ट की जा रही है। और कनेक्टिव कौन सा है, ये वाला। कौन, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल। 8 इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। तो बोला 8 इवन होगा इफ एंड ओनली डिविजिबल बाय 2। तो ये एक प्रोपोजिशन है, यस ट्रू है और कंपाउंड है। व्हाट इज योर नेम, तो ये एक्सक्लेमेशन सॉरी ये इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। तो इसके आप ट्रू और फॉल्सिटी की बात नहीं कर सकते हो, सिंपल कंपाउंड की बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्रोपोजिशन है ही नहीं। अगर मैं आगे एक सेंटेंस और ले लूँ, आई लव चॉकलेट, तो क्या होगा, ये प्रोपोजिशन होगा कि नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें ट्रुथ वैल्यू और फॉल्सिटी जो है उसकी चेंज होती रहेगी, जो उसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे, तो इसलिए हम इसको प्रोपोजिशन नहीं बोलते हैं। तो ये नो आ जाएगा, इसमें एन ए कर सकते हो आप और इसमें भी एन ए कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल कंपाउंड प्रोपोजिशन, उसकी ट्रुथ वैल्यू और वो प्रोपोजिशन कैसे बनती है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो लास्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बट सेम मीनिंग। तो कंडीशनल जो आपका कनेक्टिव था P इम्प्लाइज Q, उसको पढ़ने के तरीके हैं ये सारे के सारे। P इम्प्लाइज Q मतलब इफ देन Q, इफ P देन Q, इफ P देन Q, इफ P कॉमा Q, P सफिशिएंट फॉर Q, जो मैं आपको बता रहा था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ना आपके सामने, वो इफ P देन Q, P सफिशिएंट फॉर Q, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q। मतलब अगर आप ये लिख रहे हो ना P इम्प्लाइज Q, तो ये बोला है नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q, मतलब Q जो है वो P के लिए नेसेसरी है और P जो है वो Q के लिए सफिशिएंट है। तो आप इस तरह से अगर पढ़ते हुए जा रहे हो तो इस तरह से पढ़ोगे, P इज सफिशिएंट फॉर Q, इस तरह से इधर आ गए। और अगर आप इधर वाले एरो से जा रहे हो इधर, तो Q इज नेसेसरी फॉर P, इस तरह से याद कर लेना इसको, ठीक है ना। जैसे एरो की डायरेक्शन है वैसे पढ़ो, P इज सफिशिएंट फॉर P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो आप कैसे पढ़ रहे हो उसको, यहाँ से यहाँ पढ़ लो। और Q इज सफिशिएंट फॉर P, और Q इज नेसेसरी फॉर P। ये भी पढ़ते हैं इसको, अनसफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P। डिफरेंशिएबिलिटी वाले एग्जांपल पे आ जाओ वापस। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी, ये वाला जो सेंटेंस है वो इसके लिए बना हुआ है। क्या बोल रहा है, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, सो अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी इज डिफरेंशिएबिलिटी, ये बन गया इसका मतलब। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, आप इसको अच्छे से याद कर लो, आपके बहुत काम आएगा ये आगे। और जो आपका बाई कंडीशनल था, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला था, उसको पढ़ने के तरीके यही होते हैं। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, मतलब कि अगर दोनों साइड आ गया कोई सेंटेंस है जो इवन नंबर वाला था, इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल होगा तभी इवन नंबर होगा। क्या ऐसा हमेशा होगा? तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से वो हो जाए, दूसरी साइड से ना हो। मतलब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होगा, बट अगर 4 से डिविजिबल है तब भी इवन नंबर हो सकता है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो वैसे तो, मतलब कि इसमें दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। P जो है वो Q के लिए नेसेसरी है और P जो है वो Q के लिए सफिशिएंट भी है, दोनों हैं यहाँ पे, तभी वो दोनों साइड से इम्प्लाई करता है। P Q को भी इम्प्लाई कर रहा है और Q जो है वो P को भी इम्प्लाई कर रहा है। और शॉर्ट में इसको IFF भी लिखते हैं, मतलब इफ P देन Q एंड कन्वर्सली ऐसे भी लिखते हैं कि अगर P हो रहा है तो Q हो रहा है एंड कन्वर्सली भी हो रहा है। मतलब कि इफ P देन Q एंड इफ Q देन, इस तरह से भी होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ आई होगी कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोपोजिशन क्या होती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ट्रुथ टेबल समझेंगे और उस पर बेस कोई और डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।